अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू डायग्नोज हाइपोग्लाइसेमिक कोमा। हाइपोग्लाइसेमिक कोमा हमेशा कंफ्यूज हो सकता है डायबिटिक कोमा या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ। तो हाइपोग्लाइसेमिक कैरेक्टरिस्टिक कुछ फीचर्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं इसको डायग्नोज करने में। इसमें सबसे पहले हिस्ट्री रहती है ओवरडोज ऑफ इंसुलिन की या फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की। इसके बाद हाइपोग्लाइसेमिक विग्रेस एक्सरसाइज के बाद भी देखने को मिलता है, या फिर पेशेंट ने मील मिस कर दिया उसके बाद भी हाइपोग्लाइसेमिया का अटैक बढ़ जाता है। क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं हाइपोग्लाइसेमिया, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ड्रेंचिंग स्वेट। ड्रेंचिंग स्वेट बहुत ज़्यादा पसीना आता है पेशेंट को, जो कि क्लासिकल हाइपोग्लाइसेमिया में देखने को मिलता है। इसके अलावा सडन ऑनसेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस भी हाइपोग्लाइसेमिया में देखने को मिलता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन जो होता है वो हाइपोग्लाइसेमिया में एब्सेंट रहता है। डिहाइड्रेशन हाइपोग्लाइसेमिया में एब्सेंट मिलेगा हमें, रादर हाइपोग्लाइसेमिया में पैलर मिलेगा और कोल्ड स्वेट मिलेगा। पैलर और कोल्ड स्वेट भी हाइपोग्लाइसेमिया में देखने को मिलता है। पल्स जो होता है वो नॉर्मल वॉल्यूम का और फुल पल्स देखने को मिलता है। बीपी भी नॉर्मल या हाई हो सकता है। एयर हंगर एब्सेंट होगा, इसमें शैलो और नॉर्मल रेस्पिरेशन होगी। एसीटोन की स्मेल एब्सेंट होगी। कन्वर्जेंस प्रेजेंट हो सकता है हाइपोग्लाइसेमिया में। जर्क्स जो होते हैं वो ब्रिस्क हो सकते हैं। प्लंट रिस्पांस बायलेटरली एक्सटेंसिव देखने को मिलता है। शुगर और कीटोन बॉडी यूरिन में एब्सेंट होती है। ब्लड शुगर लो होती है। बाइकार्बोनेट लेवल्स नॉर्मल होते हैं। ऐसे पेशेंट को अगर हम शुगर दें ओरली या फिर इन्फ्यूजन दें ग्लूकोज की, तो उनका कॉन्शियसनेस रीगेन हो सकता है। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स है जो हाइपोग्लाइसेमिया में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होता है। इसमें पेशेंट को पोलीयूरिया होगा, पोलीडिप्सिया होगा, एनोरेक्सिया होगा, वोमिटिंग होगा और एब्डोमिनल पेन होगा। डिहाइड्रेशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज वोमिटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है। पल्स इसमें वीक हो जाता है, बीपी लो हो जाता है और स्किन और टंग ड्राई हो जाता है। एयर हंगर इसमें प्रेजेंट होता है और एसीटोन की स्मेल आता है ब्रीदिंग में, और इसमें कुजमोज ब्रीदिंग होता है। डीप रिफ्लेक्स इसमें डल होते हैं और फ्लेक्सर प्लांटर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। शुगर और कीटोन बॉडी यूरिन में प्रेजेंट मिलेगा और ब्लड में हाई शुगर मिलेगा और लो बाइकार्बोनेट लेवल्स मिलेंगे। तो ये क्लासिकल सिम्टम्स है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के। तो अब देखते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सडन डेथ। डायबिटीज में सडन डेथ क्यों होता है। तो इसमें बेसिकली जो प्रोबेबली देखा गया कि ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की वजह से ही डेथ होता है, और इसमें बहुत सारी हाइपोथेसिस भी दी गई है। जैसे कि पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं नॉर्मली हाइपोक्सिया में, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो नॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं करते हैं हाइपोक्सिया के, जिसकी वजह से क्या होता है इनमें सस्टेन कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है। इसके अलावा और भी हाइपोथेसिस, जैसे पेशेंट को एपनिया की वजह से सडन डेथ हो जाता है या फिर कार्डिक अरिथमिया की वजह से भी सडन डेथ हो जाता है डायबिटीज में। अब देखते हैं कि कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं अगर डायबिटीज का केस हमारे पास आता है। सबसे पहले हमने ब्लड टेस्ट कराना है। ब्लड टेस्ट में हमने उसका शुगर देखना है, जो फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडल यानी खाना खाने के बाद का शुगर टेस्ट कराना है, जो कि हेल्प करता है डायग्नोसिस और मॉनिटरिंग में डायबिटीज के पेशेंट में। इसके अलावा एक ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन होता है, वो भी हमने टेस्ट कराना है, जो हमें पिछले 6 to 8 वीक्स का ग्लूकोज कंट्रोल बताता है। HbA1c से कहते हैं, जो प्रीवियस 6 to 8 वीक्स यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स का ग्लूकोज बताता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। इसके अलावा सीबीसी करा के हमने उसका टोटल ल्यूकोसाइड देखना है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइड देखना है, ESR देखना है। इसके बाद लिपिड प्रोफाइल करके हमने उसका ट्राइग्लिसराइड देखना है, LDL देखना है, VLDL देखना है, HDL देखना है और टोटल कोलेस्ट्रॉल देखना है। ये सारा लिपिड प्रोफाइल में देखा जाएगा। इसके अलावा किडनी का टेस्ट करके हमने उसका यूरिया और क्रेटिनिन देखना है, और साथ में यूरिक एसिड भी देखना है डायबिटिक के पेशेंट में। ये हो गया ब्लड टेस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे। यूरिन टेस्ट में हमने देखना है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, आरबीसीज, पस सेल्स, प्रोटीन्स, शुगर्स, कीटोन बॉडीज और कास्ट। इसके अलावा कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट भी हम करा सकते हैं। इसके अलावा 24 आवर यूरिन प्रोटीन एक्सक्रीशन देखेंगे स्पेसिफिकेशन में केसेस में, जैसे अगर किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप हो रहा है डायबिटिक की वजह से, तब हम 24 आवर यूरिन प्रोटीन एक्सक्रीशन भी देखेंगे। इसके अलावा ईसीजी कराएंगे। ईसीजी में हमने डायग्नोस करना होता है इस्केमिक हार्ट डिजीज, या फिर हमने चेंजेस देखनी है हार्ट पे ईसीजी में जो आती है बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन और डायबिटीज की वजह से। इसके अलावा हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे टू रूल आउट हमने पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और फंगल इन्फेक्शन का रिस्क डायबिटीज में बढ़ जाता है, तो ये सब हमने चेस्ट एक्सरे में देखना है। इसके बाद कार्डियोमेगाली भी हो जाता है, बिकॉज डायबिटीज और हाइपरटेंशन एक साथ होते हैं ज़्यादातर, तो कार्डियोमेगाली हो जाता है उससे हार्ट में, वो भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम स्ट्रेट एक्सरे एब्डोमेन कराएंगे। एक्सरे एब्डोमेन इसलिए कराना है टू सीधा पैनक्रेटिक कैल्सिफिकेशन देखने के लिए। पैनक्रेटिक कैल्सिफिकेशन देखने के लिए हम एक्सरे एब्डोमेन कराएंगे। और इसमें फाइब्रो कैलकुलस पैनक्रेटिक डिजीज जो होता है, फाइब्रो कैलकुलस पैनक्रेटिक डिजीज कॉमन होता है डायबिटीज में, इसलिए एक्सरे एब्डोमेन में वो दिख जाएगा। इसके अलावा आई एग्जामिनेशन में हम फंडोस्कोपी कराएंगे टू रूल आउट डायबिटिक रेटिनोपैथी की, रेटिना में कितना डैमेज हुआ है डायबिटीज की वजह से, शुगर की वजह से। इसके अलावा बेरियन मील एग्जामिनेशन कराएंगे, जीआईटी ट्रैक का, और साथ में हम एंडोस्कोपी भी कराएंगे। हमने ये इसलिए कराना है कि हमें मोटिलिटी जीआईटी ट्रैक की हमने देखनी है, डायबिटीज में ये हैम्पर्ड हो जाती है मोटिलिटी जीआईटी ट्रैक की। इसके अलावा अगर हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी सस्पेक्ट कर रहे हैं डायबिटीज में, तो हमने नर्व कंडक्शन स्टडी भी कराना है। इसके अलावा अगर हमें पेरिफेरल वेसल्स में कोई डिजीज लग रहा है, तो हम डॉपलर स्टडी भी करा के देखेंगे कि क्या दिक्कत है उसमें वेसल्स में। अब एक होता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जो पहले बताया मैंने, ये 3 महीने का ग्लूकोज बताता है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। और फॉर टाइट कंट्रोल, अगर हम शुगर का अच्छा कंट्रोल चाहिए तो इसकी वैल्यू लेस देन 7% होना चाहिए ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, यानी कि HbA1c भी कहते हैं इसको। ESR हाई हो सकता है अगर पेशेंट में इन्फेक्शन है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस कॉमन हो जाता है डायबिटीज में। इसके बाद एक और टेस्ट आता है जिसे कहते हैं हम ग्लाइकेटेड फ्रक्टोसामिन। ग्लाइकेटेड फ्रक्टोसामिन जो होता है ये मेजर करता है अमाउंट ऑफ ग्लाइकेटेड सीरम प्रोटीन, यानी मेनली एल्बुमिन। ग्लाइकेटेड एल्बुमिन को मेजर करता है, और ये शुगर कंट्रोल बताता है ओवर द पास्ट 2 to 3 वीक्स का शुगर कंट्रोल कैसा है, ये उसको बताता है ग्लाइकेटेड फ्रक्टोसामिन टेस्ट। अब देखते हैं हम कैसे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स को क्लासिफाई करते हैं एज सल्फोनाइल यूरिया एंड नॉन सल्फोनाइल यूरिया। तो आइए देखते हैं कि सल्फोनाइल यूरिया कौन कौन से होते हैं। सल्फोनाइल यूरिया हमारे पास फर्स्ट जनरेशन होता है और सेकंड जनरेशन होता है। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास आता है क्लोरप्रोपामाइड, टोलबुटामाइड, टोलाजामाइड, एसिटोहेक्सामाइड। और सेकंड जनरेशन में हमारे पास आता है ग्लिमिप्राइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्लाइबेंक्लामाइड एंड ग्लाइब्राइड। इसके बाद आता है नॉन सल्फोनाइल यूरिया एजेंट्स। इसमें हमारे पास होता है बाइगुनाइड्स। बाइगुनाइड्स में हमारे पास आता है फेनफॉर्मिन, जो आजकल यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा मेटफॉर्मिन होता है और बूफॉर्मिन होता है। इसके अलावा आता है मैग्लिटिनाइड एनालॉग्स, ये हमारा पोस्ट प्रेंडियल जो ग्लूकोज होता है उसी को रेगुलेट करता है। मैग्लिटिनाइड एनालॉग्स में हमारे पास आता है रिपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड। इसके अलावा आता है हमारे पास अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, इसमें पास हमारे पास रहता है एकार्बोस, वोग्लिबोस, मिजलिटोल। तो ये ड्रग्स रहते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। इसके अलावा हमारे पास रहता है थायोजोलिडिनियोन्स।
थायाजोलिडिनोन्स, थायाजोलिडिनोन्स में रहता है हमारे पास ग्लिटाजोन्स भी कहते हैं इनको, या फिर पीपीएआर गामा एगोनिस्ट, पीपीएआर गामा एगोनिस्ट, जिसका फुल फॉर्म रहता है पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा। इसमें हमारे पास ड्रग रहता है ट्रोग्लिटाजोन जो आजकल यूज नहीं करते हैं। इसके बाद आता है सिग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन और रोजिग्लिटाजोन। इसके बाद और भी ड्रग्स आते हैं जैसे डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर्स, यानी कि इनको शॉर्ट में डीपीपी 4 इनहिबिटर्स भी कहते हैं। इसमें रहता है हमारे पास सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन और एक और होता है ड्रग लीनाग्लिप्टिन जो किडनी पेशेंट्स में दिया जाता है, सेफ होता है। अब ये OHs जो होते हैं यानी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, इनको फर्दर हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, जैसे इंसुलिन सेंसिटाइजर्स होते हैं, इंसुलिन सेक्रेटोकॉक्स होते हैं और इनहिबिटर्स ऑफ ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। इंसुलिन सेंसिटाइजर्स में हमारे पास आता है मेटफॉर्मिन, पायोग्लिटाजोन, रोजिग्लिटाजोन। इंसुलिन सेक्रेटोकॉक्स में हमारे पास आता है ग्लिमिप्राइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड, टोलबुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ग्लाइबेंक्लामाइड, मैग्लिटिनाइड एनालॉग्स, ये सारे ड्रग्स आते हैं इंसुलिन सेक्रेटोकॉक्स में। और इनहिबिटर्स जो होते हैं ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन के, उसमें पास हमारे पास आता है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स और गुआरगम। इसके अलावा पारेंटल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स भी होते हैं, जैसे हमारे पास होगा इंसुलिन और ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड एनालॉग्स भी होते हैं, जिसमें हमारे पास आता है इंक्रेटिन माइमेटिक जैसे एक्जिनाटाइड और लीराग्लूटाइड। और लास्ट में हमारे पास एमेलिन एगोनिस्ट भी होता है, जिसमें ड्रग्स का नाम है प्रेमलिनटाइड। तो ये कुछ ड्रग्स होते हैं जो हम डायबिटीज में देते हैं।